स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई स्टडीज में स्वागत है। माय नेम इज शंकर मौर्य। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन, जो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इस चैप्टर का नोट्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, acceleration due to gravity and universal gravitation constant, equation of motion of freely falling body, mass, weight of an object on the moon, Kepler's law of planetary motion, thrust, pressure and buoyant force, Archimedes principle, density and relative density। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ग्रेविटेशन की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे और स्टडी कर रहे थे, तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक सेब टूट के उनके पास गिरता है। तो न्यूटन सोचने लगते हैं कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। और यही सोचते सोचते उन्होंने ग्रेविटेशन की डिस्कवरी करी। तो बच्चों, 5 जुलाई 1678 में न्यूटन ने अपनी एक बुक है प्रिंसिपिया में उन्होंने ये बताया कि अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, जिसको उन्होंने नेम दिया ग्रेविटेशन। लेकिन बाद में यह पता चला कि अर्थ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लेनेट हैं जहां पे आप जाएंगे और किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो वो खींचता है उसको। देखिए बच्चों, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी ये दो टर्म्स हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि ग्रेविटेशन क्या है और ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी ये दो अलग अलग टर्म हैं। देखिए बच्चों, जब अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को ये अर्थ है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, तो एक फोर्स लगाता है। यहां पे क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको न्यूटन ने बताया कि ये क्या है? ग्रेविटी है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। और अगर कोई दूसरा प्लेनेट हो, जैसे ये मून हो गया, सन हो गया, ये अगर किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, ये किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहां पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने बताया कि ये क्या है? ये ग्रेविटेशन है। ये क्या है? ग्रेविटेशन है। तो बच्चों, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में बस इतना सा डिफरेंस है कि अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को खींचता है तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटी। और अर्थ के अलावा जितने भी प्लैनेट्स हैं जो किसी भी ऑब्जेक्ट को खींच रहे होंगे अपनी तरफ, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशन। ये बेसिक डिफरेंस है ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में। चलिए बच्चों, अब देखते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन ने यह बताया कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स में कोई भी बॉडी हो, चाहे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हों या बड़े बड़े प्लैनेट्स हों या बड़ी बड़ी ऑब्जेक्ट हो, उनके बीच में ये लॉ उन्होंने दिया है। ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। ये कहीं पे भी, आप चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, चाहे सन पे हो, चाहे मार्स पे हो, आप किसी भी प्लेनेट पे होंगे, हर जगह पे ये लॉ चलेगा, वैलिड है। इसलिए इसका नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ये बताया कि यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट, सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट ये है और दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है।
कह रहे हैं न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि इन द यूनिवर्स एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, खींचता है। ये ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा, इधर खींचेगा, और ये वाला ऑब्जेक्ट इसको खींचेगा, एक दूसरे को खींचेंगे। तो इसके लिए इन्होंने अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या दिया है, इन्होंने कहा एवरी ऑब्जेक्ट in the universe attract every other object which is directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ये है उनका लॉ। दो ऑब्जेक्ट M1 और ये क्या है M2, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये वाला ऑब्जेक्ट इसको जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट इस बॉडी को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रहा है, जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के मल्टीपल में, M1 M2। ये दोनों मास जितना ज्यादा होगा इनके बीच में उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब दो बड़े बड़े प्लैनेट्स अगर हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन ये इसके डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर इसका डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। वो कैसे है, उन्होंने ये बताया, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बताया उन्होंने, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये स्क्वायर लगा है और अगर ये थोड़ा सा भी बड़ा होगा तो ये ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ये थोड़ा सा बढ़ेगा तो स्क्वायर लगा है और ये बहुत कम हो जाएगा और ये फोर्स आपको मिलेगा कम से कम। इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें और एक साथ करें तो हमें क्या मिलता है, चलिए बच्चों इसको हटा दे रहे हैं हम। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, F इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 अपान R स्क्वायर। और जैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे G M1 M2 अपान R स्क्वायर। दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two body
F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहां पे g क्या है, इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, और g की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जी की वैल्यू है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है कि ये एक बॉल है, इस बॉल का मास m इज इक्वल टू 1 kg है, और ये बॉल अर्थ पे रखा हुआ है। किस पे है? अर्थ पे। तो ये अर्थ पे ऐसे रखा हुआ है। अर्थ का जो रेडियस है r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 के पावर 3 किलोमीटर ये है, और इसका मास है, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 के पावर। चलिए बच्चों देखते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या रिलेशन है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड, ये कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, ये अर्थ है और इस अर्थ का मास है me, और इस पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है। तो इस मास पे ये अर्थ एक क्या लगा रहा है? ग्रेविटी लगा रहा है, जिसको हम एक ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। आप अगर यहां पे छोड़ेंगे तो ये जो है कंटिन्यू नीचे डाउनवर्ड आएगा, और जी की वैल्यू कितना है? g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे लिखें 9.8 मीटर पर सेकेंड, इसका ये मतलब है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड का चेंज हो रहा है, इतनी स्पीड हर एक सेकेंड में बढ़ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़े, इस ऑब्जेक्ट को यहां से छोड़े, तो हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जो है कंटिन्यू नीचे आ रहा है हर एक सेकेंड में। इसकी वैल्यू 9.8। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जब यहां पे होगा तो क्या जी वर्क नहीं करेगा? जी तब भी वर्क करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट अंदर नहीं घुसेगा, अर्थ पे आके रुक जाएगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम बोलते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू जी। जैसे आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू एम इंटू ए, वहां पे क्या होता था? मास इंटू एक्सेलरेशन। कोई बॉडी, कोई ऐसी बॉडी है, इसका मास है, इस पे फोर्स लगा है, तो इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होता था, तो आप लिखते थे F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां पे भी तो एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम लिखेंगे F इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। तो सिमिलरली इसी के तरीके इसको लिख लिया, और एक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए बच्चों, r यहां पे ये डिस्टेंस है जो अर्थ का रेडियस है, m1 ये मास है जिसको हम m बोलेंगे, और ये me इसका मास का अर्थ है, अर्थ का मास है। अब इन दोनों फोर्स में क्या सिमिलरिटी? दोनों सेम है, ये फोर्स और ये फोर्स सेम है। तो अगर हम सेम करेंगे तो ये F की जगह पे अगर यहां से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा mg इज इक्वल टू जी m अपॉन me अपॉन r स्क्वायर। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ। m एंड m कैंसिल, तो g इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? g me अपॉन r स्क्वायर। तो बच्चों यहां से एक बात ये क्लियर हो रहा है
कि जी की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ का मास बढ़ेगा तो ये ग्रेविटी भी बढ़ जाएगा, अर्थ का रेडियस कम होगा ये तो ये ग्रेविटी बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, मास पे और इसके रेडियस पे। ये जी तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये हर जगह सेम रहेगा, चाहे आप मून पे हो, मार्स पे हो, अर्थ पे हो, कहीं पे भी हो, सन पे हो, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है 6.67 into 10 के पावर माइनस 11। ओके बच्चों, तो ये जी एंड जी में ये रिलेशन है। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम एक भारी सा और एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट ले और दोनों को एक साथ एक ही हाइट से छोड़ दें तो ये दोनों एक साथ अर्थ पे पहुंचेंगे, क्योंकि इनके मास पे देखो, इनका मास इसमें नहीं है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनके लिए ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड, हर एक सेकेंड में इसकी स्पीड इतनी होगी और इसकी भी वही होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे इसके मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ साथ कहां पे पहुंचेंगे, अर्थ पे पहुंचेंगे। चलिए बच्चों, अब इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यहां पे क्वेश्चन दिया है, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg और ये रखा हुआ है अर्थ पे। अर्थ का रेडियस है 6.4 into 10 के पावर 3 किलोमीटर और इसका मास है 6 into 10 के पावर 24 kg। ये अर्थ का मास है। तो यहां पे फाइंड करना है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको फाइंड करना है। तो हम जानते हैं फार्मूला F इज इक्वल टू G M1 M2 की जगह पे हम मास ऑफ अर्थ लेंगे और M1 की जगह पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय R स्क्वायर। यहाँ पे ये डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस है, देखिए बच्चों ये अर्थ है और अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा है और ये मास बहुत छोटा है, तो यहाँ पे ओवरऑल जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा हम उसको एग्जैक्ट 6.4 into 10 पावर 3 अर्थ के रेडियस के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया F इज इक्वल टू 6.67 into 10 के पावर माइनस 11 मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1 into मास ऑफ अर्थ 6 into 10 के पावर 24 and distance between earth and object is 6.4 into 10 के पावर 6 मीटर। देखिए बच्चों ये किलोमीटर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो ये 3 ऐड हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9.8 न्यूटन। तो अर्थ जो है किसी 1 kg मास पे 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाता है। तो इतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट अर्थ पे भी लगा रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे अर्थ जो है इस पे फोर्स लगा रहा है, अर्थ जो है इसको खींच रहा है अपनी तरफ 9.8 न्यूटन के फोर्स से। तो ये ऑब्जेक्ट भी इसको खींच रहा है 9.8 न्यूटन फोर्स है, क्योंकि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके लिए भी सेम है। लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट क्यों चला आता है अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ जो है इसका मास बहुत बड़ा है और इसका मास बहुत छोटा है। इतना फोर्स ये फील कर जाता है और इतना फोर्स ये फील नहीं करता है, क्योंकि इनर्शियल प्रॉपर्टी है, इसका ज्यादा मास है, इसमें ज्यादा इनर्शिया है, तो ये अपनी स्थिति को बनाए रखता है, अपने पोजीशन को फिक्स करके रखता है, इसमें चेंज जल्दी नहीं होगा। लेकिन इसका मास कम है और इतने फोर्स को वो फील करेगा और वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाएगा और अर्थ पे आगे गिरेगा। चलिए बच्चों देखते हैं मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी। मोशन ऑफ बॉडी अंडर ग्रेविटी। देखिए बच्चों ये अर्थ सरफेस है और यहां पे ये कोई ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ फेंक दें तो ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता हुआ एक हाइट पे जाएगा
सपोज दैट ये इसका एक हाइट है, इस हाइट तक ये अर्थ के ऊपर जाएगा, ठीक है। अब अगर यहां से या तो हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी h हाइट से फ्रीली छोड़ दें तो ये भी मूव करता हुआ अर्थ पे चला आएगा। तो यहां पे इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है और इसमें ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ये ग्रेविटी में मोशन कर रहा है, क्योंकि अर्थ कंटिन्यू इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे एक ग्रेविटी लगा रहा है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, एक्सेलरेशन लगा रहा है। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसका वेलोसिटी कम होता है और धीरे धीरे यहां पे जब हाइट पे पहुंच जाता है वो वेलोसिटी घटते 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 यहां पे खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। फाइनल वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट को यहां पे इनिशियली जीरो वेलोसिटी से छोड़ा जाता है तो ये कंटिन्यू जब नीचे आता है तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस पे डाउनवर्ड लग रहा है और जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डाउनवर्ड जी लग रहा है और इस पे एक फोर्स अर्थ लगा रहा है और इसका स्पीड धीरे धीरे कम होने लग जाएगा और ये जाकर के रुक जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है मोशन कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर इसके अपोजिट में कोई फोर्स लगाया जाए तो ये कुछ टाइम जाके रुक जाएगा। तो वैसे यहां पे भी हो रहा है कि जब ये अपवर्ड मोशन कर रहा है तो अर्थ इस पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स डाउनवर्ड है तो इसकी वजह से ये धीरे धीरे फाइनली जाकर के रेस्ट में आ जाता है, इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। और यहां पे जब ऑब्जेक्ट h हाइट पे है, जहां से रिलीज किया गया, फ्रीली छोड़ा गया है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी और जैसे ही छोड़ा है ये डाउनवर्ड धीरे धीरे आ रहा है, तो ये अर्थ के जितने करीब आएगा और उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगाएगा, इसकी स्पीड फाइनली बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा स्पीड यहां पे होगी जब ये इसके अर्थ सरफेस पे होगा। तो हमें इसके लिए इक्वेशन लिखना है। तो बच्चों देखिए यहां पे इक्वेशन का हम मोशन का 3 इक्वेशन पढ़े हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हमने एक स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके लिए हमने ये 3 इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो इसके लिए हमें इसी इक्वेशन को देख करके लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे देखिए कंटिन्यू इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, कम हो रही है। तो हम यहां पे ये इक्वेशन लिखेंगे v इज इक्वल टू यू माइनस gt। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, रिटार्डेशन को। रिटार्डेशन क्या होता है, स्पीड कंटिन्यू कम हो रहा हो तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, और किसी बॉडी का स्पीड बढ़ रहा हो तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन को पॉजिटिव डिनोट करते हैं और रिटार्डेशन को नेगेटिव साइन से, क्योंकि यहाँ पे जी जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है और आप ऊपर जा रहे हैं तो ये रिटार्डेशन की कंडीशन है, यहाँ पे माइनस जीटी हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे लिखेंगे ये यस जो है वो डिस्टेंस होता था और यहाँ पे यस की जगह पे हाइट है, तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हो गया हमारा जब बॉडी अपवर्ड मोशन कर रहा है उसके लिए। और यहां पे जब बॉडी फ्रीली मोशन कर रहा है तो उसके लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, उसके लिए सेकेंड कंडीशन के लिए ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकेंड कंडीशन के लिए, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है और ऑब्जेक्ट भी डाउनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे ये एक्सेलरेशन को डिनोट करेगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। सेकेंड इक्वेशन h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, अगर हम यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू जी टी। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा v इज इक्वल टू जी टी, और ये इक्वेशन आपका बन जाएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, और ये इक्वेशन आपका बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं मास एंड वेट क्या है। बच्चों देखिए, मास द क्वांटिटी contained in a body is called mass। देखिए बच्चों, कोई बॉडी है, सपोज दैट ये एक बॉडी है, इस बॉडी में क्वांटिटी है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे जो पार्टिकल हैं ये सब कंबाइंड फॉर्म में देखें तो एक क्वांटिटी है। तो ये कितनी क्वांटिटी है इनकी, इसको हम क्या करते हैं, मास कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मास। ठीक है बच्चों, वेट क्या है, वेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by planet is called weight। ठीक है बच्चों, कोई भी प्लेनेट, चाहे वो मून हो, चाहे वो अर्थ हो या मार्स हो, कोई भी प्लेनेट किसी बॉडी को कितनी फोर्स से अपनी तरफ खींचता है वो उसका वेट होता है। देखिए बच्चों, जैसे ये एक अर्थ है, ठीक, और न्यूटन ने ये ऑब्जर्वेशन किया था कि कोई भी बॉडी अर्थ के टुवर्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचा चला आता है, क्योंकि अर्थ में मास है और ये भी एक मास है। मास को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये मास भी इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये इतना ज्यादा बड़ा मास है कि ये इसकी तरफ नहीं जाएगा, ये चला आएगा। ठीक बच्चों, तो ये जो फोर्स है, ये जो जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट हो रहा है, उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, वेट। यही फोर्स ही क्या है, वेट। ठीक बच्चों, और यहां पे इसका मास है m, और इस अर्थ का मास है me। ठीक, तो ये फोर्स क्या होगा यहां पे, न्यूटन ने बताया कि दो बॉडी के बीच में अगर मास है, उनके बीच में कोई डिस्टेंस है, सपोज दैट यहाँ पे हमने डिस्टेंस r ले लिया, तो इनके बीच का अगर ये डिस्टेंस r है, तो इनमें जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू जी m1 की जगह पे ये m हो गया, और m2 की जगह पे me अपान r स्क्वायर जी होगा। ठीक, तो ये फोर्स ही वेट है, तो हम यहाँ पे वेट भी लिख सकते हैं इसको, W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू जी MEM अपान r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यहां पे एक चीज आप ये भी जानते हैं, ये भी देखा है कि किसी भी बॉडी पे, सपोज दैट ये एक बॉडी है, इसका मास m है, और जब हम इस पे एक फोर्स लगाते हैं, कोई एक फोर्स लगा रहे हैं F, तो यहां पे इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, और जैसे ही इस पे फोर्स लगाया तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी v हो गई, और टाइम लगा है t। तो जब वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होता है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो हम इसमें कहते हैं कि एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है। द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है फोर्स लगाने से, तो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। तो ये भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इसी के वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और इसका इक्वेशन होता है F इज इक्वल टू m इंटू a। ये हमने पढ़ा है। ठीक, अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे भी एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, और कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। तो इस पे भी जो फोर्स लगेगा
तो वो हो जाएगा F इज इक्वल टू एम इंटू जी। सिमिलरली इसी के तरीके, तो ये G क्या है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि किसी बॉडी पे लग रहा है अर्थ के द्वारा, क्योंकि अर्थ फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्स भी जो इनके मास के बीच में जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स है ये F इज इक्वल टू एम जी, जिसको हम यहाँ पे F इज इक्वल टू एम इंटू जी ये भी लिख सकते हैं। ये भी आपका एक वेट होगा। ठीक, ये फोर्स इक्वल है तो इसको भी हम वेट बोल सकते हैं। ये भी आप वेट है, ये भी वेट है। ठीक, तो बच्चों अब हम देखेंगे कि अर्थ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेट होता है और मून पे किसी ऑब्जेक्ट को अगर लेके जाए तो वहां पे उसके वेट में क्या डिफरेंस होगा। देखिए बच्चों, मास जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। जैसे आप हैं, अगर आप अर्थ पे हैं तो आपके अंदर जो बॉडी में जो क्वांटिटी है वही क्वांटिटी अगर आप मून पे जाएंगे तब पर भी वही होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मार्स पे गए, मून पे गए, अर्थ पे गए, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, किसी भी प्लेनेट पे जा रहे हैं, तो आपके अंदर आपके बॉडी में जो कंटेंट है, ठीक, वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसको हम मास बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे वेट की। तो बच्चों देखिए, वेट अर्थ पे और मून पे डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जी की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ये अर्थ पे कुछ और होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मून पे कुछ और होता है। तो हम ये पता करेंगे कि यहां पे कितना होता है और वहां पे कितना होता है। यहां पे तो सबको पता है, और इसका कितना कम होता है कितना ज्यादा होता है इस बात को हम क्लियर करेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे और प्लेनेट पे क्या होता है। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखेंगे वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हमें ये पता है, ये अर्थ है और अर्थ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट ये एक मैन है अर्थ पे और इसका मास है m, और यहां पे जो ये अर्थ है इसका मास है me। ठीक है बच्चों, तो यहां पे वेट क्या होगा, इसको हम लिखेंगे W इज इक्वल टू जी एम ई, मास ऑफ अर्थ अपॉन इंटू m अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, ये होगा। ठीक है बच्चों, अभी अभी हमने इसको देखा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वही इसका वेट होगा। अगर हम यहां पे देखें, ये मून है, ये मून है और मास ऑफ मून, और यहां पे अगर ये मैन है तो इस मैन का मास m ही रहेगा। इसके लिए अगर हम वेट लिखें तो ये वेट होगा W डैश इज इक्वल टू जी एम एम इंटू m अपॉन आर एम स्क्वायर, यहां पे आर ई स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून। ठीक है बच्चों, अगर हम इनको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा W अपॉन W डैश इज इक्वल टू जी, एंड जी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, हर जगह पे ये फिक्स्ड होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। मास भी चेंज नहीं होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो मिलेगा क्या, ये आर, ये मिलेगा आपका एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम एम अपॉन आर एम स्क्वायर, ये मिलेगा। ये आर एम ऊपर जाएगा तो ये बनेगा एम ई इंटू आर एम स्क्वायर डिवाइड बाई एम एम इंटू आर ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए मास ऑफ अर्थ जो होता है ये है आपका 6 इंटू 10 के पावर 24 kg। ठीक है बच्चों, और मास ऑफ मून जो है ये है आपका 7.4 इंटू
10 के पावर 22 kg। और यहां पे रेडियस ऑफ अर्थ RE 6.4 इंटू, या फिर आप इसको 6400 किलोमीटर ये लिख सकते हैं। और बच्चों यहां पे दिया है रेडियस ऑफ मून इज इक्वल टू 1740 किलोमीटर। इन वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट करें, W अपॉन W डैश इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 के पावर 24 इंटू रेडियस ऑफ मून 1740 किलोमीटर डिवाइड बाय मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10 के पावर 22 kg इंटू रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। देखिए बच्चों ये भी किलोमीटर में है और ये भी किलोमीटर में है, और जब ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 6। अब ये रिलेशन बन गया W इज इक्वल टू 6 इंटू डब्ल्यू डैश। अगर बच्चों इसको हम पहले लिखें 6 W डैश इज इक्वल टू W, नाउ W डैश इज इक्वल टू W अपॉन 6। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम अर्थ से मून पे जाते हैं तो वहां हमें अर्थ के वेट का छठवां भाग वेट फील होगा, छठवां भाग वेट फील होगा। इसका मतलब बहुत कम होगा वेट में, हमें एहसास होगा कि हम बहुत हल्के लग रहे हैं। अब यहां पे अगर ये पता करना है कि यहां का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और यहां का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उनमें क्या रिलेशन है, तो बच्चों हम ये जानते हैं कि यहां पे जो वेट होता है W इज इक्वल टू M इंटू जी, ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें तो हम लिखेंगे mg डैश इज इक्वल टू F, या फिर इसी को हम वेट बोलेंगे W डैश, और ये W हो गया आपका। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों की वैल्यू अगर हम यहां पे पुट करें तो ये इक्वेशन बन जाएगा W डैश इज इक्वल टू mg डैश एंड W इज इक्वल टू mg अपॉन 6। m कैंसिल, तो g डैश इज इक्वल टू g डिवाइड बाई 6। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये g डैश, ये अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का छठवां भाग है। यहाँ पे ये आप 9.8 रख लेंगे और इसका छठवां भाग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमें ये पता चला कि वेट अर्थ पे क्या होता है और मून पे क्या होता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। देखिए बच्चों केपलर्स ने प्लैनेटरी मोशन के लिए अपने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ उनका केपलर्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। देखिए बच्चों केपलर्स ने यह बताया कि एवरी प्लैनेट मूव इन ए इलेप्टिकल ऑर्बिट। जितने भी प्लैनेट होते हैं वो क्या करते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं। और सन जो होता है इनके किसी एक फोकाई पे होता है। इसके 2 फोकाई है, एक यहां पे होगा और एक यहां पे। तो सन जो है किसी एक फोकाई पे होगा और प्लैनेट क्या करेगा, इस तरीके से रिवॉल्व करेगा। ये एक प्लैनेट है, ये इस टाइप से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट होंगे अपने अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो केपलर ने अपने फर्स्ट लॉ में क्या दिया है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व in a
इलिप्टिकल ऑर्बिट with the sun at one of the two foci of elliptical orbit। चलिए बच्चों देखते हैं केपलर सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ एरियल के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ एरियल। देखिए बच्चों, केपलर ने यह बताया कि सभी प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं और सन किसी एक फोकाई पे होता है। यह उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में बताया। तो यहां पे सेकेंड लॉ में वो ये बता रहे हैं कि ये प्लैनेट है, सपोज दैट अभी ए पे है, कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद ये जो है यहां पे बी पे आ जाएगा। ये इसे रिवॉल्व कर रहा है और जब ये यहां पहुंच रहा है, इसका नेम कर रहे हैं सी एंड डी। तो ये जो है प्लैनेट यहां पे आएगा और फिर यहां पे आएगा कुछ टाइम बाद। इसका मतलब टी टाइम बाद ये ए से बी पे आया और टी टाइम बाद सी से डी पे आया है। तो ये जो लाइन ज्वाइनिंग है प्लैनेट से सन का, ये इक्वल एरिया स्वैप करता है। तो ये यहां से मूव करेगा टी टाइम में, यहां तक आएगा, और ये जो है टी टाइम में सी से डी तक आएगा। तो यहां पे ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो ये जो स्वैपिंग एरिया है ये इक्वल है। तो इसका ये मतलब है कि जब प्लैनेट सन के क्लोजर होगा तो यहां पे ये जो इसकी वेलोसिटी होगी वो कम होगी, ये बहुत स्लोली मूव करेगा। और जैसे ही सन से प्लैनेट फॉर अवे होगा, दूर होगा, तो ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये एरिया इक्वल होता है। ये अपने सेकेंड लॉ में केपलर्स ने बताया। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये सन और प्लैनेट से ये जो मिल रही है लाइन, ये इक्वल एरिया स्वैप करती है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? एवरी प्लैनेट moves in elliptical orbit in such a way line joining planet to the sun swaps equal area in equal interval of time। चलिए बच्चों देखते हैं केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ टाइम पीरियड के नेम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, केपलर ने यह बताया
कि सभी प्लैनेट एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं और सन किसी एक फोकाई पे होता है। यह उनका फर्स्ट लॉ था। अब यहां पे उन्होंने ये बताया कि सपोज दैट ये प्लैनेट है, ये इस टाइप से मूव करता हुआ पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा, ये पूरा एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा इस टाइप से। तो इनका ये अगर डिस्टेंस देखें तो हर जगह इनके बीच का जो डिस्टेंस है सन टू प्लैनेट, ये क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, डिफरेंट है, हर जगह पे डिफरेंट है। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको R1, R2, R3 ऐसे सिलेक्ट करें तो ये जो डिस्टेंस है R1, R2, R3 सो ऑन, ये क्या हो रहा है, हर जगह पे डिफरेंट है, वेरी कर रहा है। तो उन्होंने ये बताया थर्ड लॉ में अपने कि इनके डिस्टेंस का मीन, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसका जो मीन है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम पीरियड। ये वन रिवोल्यूशन का जो टाइम है, टाइम पीरियड है, तो उन्होंने ये बताया कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ठीक है बच्चों, आर क्या है, मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट टू सन, एंड टी क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, अकॉर्डिंग टू द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, द मीन डिस्टेंस, द क्यूब ऑफ mean distance between sun to planet is directly proportional to the square of टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। चलिए बच्चों देखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। देखिए बच्चों, थ्रस्ट जो है ये एक फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, जो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगाते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलेंगे। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसकी यूनिट न्यूटन होती है, या फिर आप केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी यूनिट आप इसकी नोट कर सकते हैं। और प्रेशर क्या है, फोर्स ऑन परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए बच्चों, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है और इस पे एक फोर्स लग रहा है, तो ये इसका एरिया है। इस एरिया पे परपेंडिकुलर कितना फोर्स लग रहा है, ये इसका प्रेशर है। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इसी को हम पास्कल भी बोलते हैं। तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखिए बच्चों, आर्किमिडीज ने यह देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी कंटेनर में जो फ्लूइड से भरा हुआ है उसमें पार्शली या फुली इमर्स कर देते हैं,
तो उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगता है जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं। यहां पे एक फोर्स लग रहा है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड से भरा हुआ है, लिक्विड से भरा हुआ है, और आप इसमें किसी ऑब्जेक्ट को जब पार्सली आधा या पूरी तरीके से इसको इसमें इमर्स कर देते हैं तो यहां से देखा होगा आपने कुछ लिक्विड बाहर आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये इस ऑब्जेक्ट पे ये फ्लूइड एक थ्रस्ट लगा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है। तो आर्किमिडीज ने यह बताया कि ये जो थ्रस्ट फोर्स है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जो फ्लूइड को जो लिक्विड बाहर निकला है उसका वेट इस अपथ्रस्ट फोर्स के इक्वल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू जी। सपोज दैट यहां पे जो ये फ्लूइड बाहर निकला है इसका मास m है और इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो ये mg हो गया। तो बच्चों देखिए मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम जो है ये ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, देन m इज इक्वल टू रो इंटू a इंटू h। देखिए बच्चों ये इसका एरिया है और ये इसकी हाइट है, तो एरिया और हाइट का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। इस वैल्यू को यहां पे पुट करेंगे तो अपथ्रस्ट फोर्स इज इक्वल टू रो ए जी एच। तो ये मिला हमें क्या, अपथ्रस्ट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स। तो बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कैसे डिफाइन करेंगे? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, when an object fully or partially immersed in liquid, the object experience upthrust force which is equal to liquid displaced by ऑब्जेक्ट। चलिए बच्चों देखते हैं डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। देखिए बच्चों यहां पे एक एग्जांपल है, ये कोई एक कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है, गैस इसमें फिल्ड है जिसका मास है 2 kg। ठीक है बच्चों, और इसका वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब। सिमिलरली अगर हम इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वॉल्यूम इसके कंपैरिजन में कम है 3 मीटर क्यूब, और यही गैस हम इसमें फिल कर रहे हैं, तो मास तो इसका वही रहेगा 2 kg, ये तो चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये मास फ्लूइड का जो कि गैस है, इस गैस को जब इसमें फिल करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, इनके पार्टिकल्स और पास हो जाएंगे, जो गैस के पार्टिकल है वो पास हो जाएंगे, लेकिन इस पूरे वॉल्यूम में ही रहेगा। यहां पे भी वही है, यहां पे भी मास सेम है। अगर इसी गैस को फिर से मैं एक स्मॉल कंटेनर में इसमें फिल कर देता हूं तो मास तो सेम है, मास चेंज नहीं होगा, लेकिन इनके पार्टिकल बहुत पास हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डेंस हो गया। तो ये आपका 2 kg है और इसका वॉल्यूम हम सपोज करते हैं 1 मीटर क्यूब है। ठीक है बच्चों,
तो वॉल्यूम इनका देखिए डिफरेंट है और मास सेम है, तो इसका ये मतलब है कि यहां की डेंसिटी बहुत कम है, यहां पे डेंसिटी इसकी अपेक्षा कुछ अधिक है और यहां की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। डेंसिटी एक्चुअल में रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जब मास को आप यहां पे 2/5 करते हैं, डेंसिटी इसके लिए 2/3 करते हैं और इसके लिए 2/1 करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें ये 1 है और ये 3 है और ये क्या है 5 है, तो ये सबसे ज्यादा है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू कम हो जाएगी, ये उससे कम है तो इसकी वैल्यू कुछ इसके अपेक्षा अधिक होगी, और यहां पे 1 है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट 2 मीटर 2 kg पर मीटर क्यूब ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पे हर एक मीटर क्यूब में 2 kg इसका मास है और यहां पे हर एक मीटर क्यूब में नियर अबाउट 0.66 kg पर मीटर क्यूब और यहां पे 0.40 kg पर मीटर क्यूब है। तो यहां हर एक मीटर क्यूब वॉल्यूम में 0.4 kg मास है और यहां पे 0.66 kg और यहां पे 2 kg है, तो सबसे ज्यादा मास इसमें है, तो हम बोलेंगे इसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूला हो गया डेंसिटी, रो इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। इसकी यूनिट हो जाएगी, मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, या फिर इसी को सीजीएस सिस्टम में आप देखेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम अपॉन सेमी क्यूब। ठीक है बच्चों, अब रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी एक्चुअली इज द कंपैरिजन ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, हम उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो रिलेटिव डेंसिटी होता है। इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का जो कंपैरिजन है उसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। तो एक्चुअल में रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये भी डेंसिटी और ये भी डेंसिटी है, तो दोनों की यूनिट यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। थैंक यू बच्चों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।